यहाँ मानव थोड़ा समझदार हो गया। क्यों? क्योंकि उसको धातु की खोज कर ली है और धातु जैसे ही मिली तो उसमें नया चेंजेस आया। नया चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया? धातु युग में मानव कैसे बदल गया, तो हम बात करेंगे यहाँ धातु युग की। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम बात कर रहे थे मानव की सभ्यता का। और मानव सभ्यता जो है दो भागों में बटी थी, पाषाणकालीन सभ्यता में और धातु युगीन सभ्यता में। तो भैया पाषाणकालीन सभ्यता की हमने सारी चर्चा कर ली है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, सारे पाषाणों को हमने खत्म कर दिया है। यहाँ मानव थोड़ा समझदार हो गया। क्यों? क्योंकि उसको धातु की खोज कर ली है और धातु जैसे ही मिली तो उसमें नया चेंजेस आया। नया चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया? धातु युग में मानव कैसे बदल गया, तो हम बात करेंगे यहाँ धातु युग की। देख लेते हैं धातु युग में। यहाँ पे देखो, हथियार तो वो पत्थर के भी ऐसे बना ले रहा था, लेकिन वो इतने अच्छे लग नहीं रहे थे। ये अच्छे लग रहे हैं क्यों? क्योंकि धातु के हैं, इनको प्रॉपरली आप मेक कर सकते हो, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं ढांचे में इनको डाल सकते हो। पत्थर को ढांचे में नहीं डाल सकते, डाल सकते हो हाँ, उसकी मेहनत करोगे बहुत ज्यादा उसको अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उतनी मेहनत का फायदा थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, होता था, अब नहीं होता। चलो आगे देख लेते हैं धातु युग की। तो धातु युग में क्या क्या है? तीन भागों में इसको हमने बांट दिया है। ठीक है, तीन भागों में हमने इसको बांट दिया है। एक तो ताम्र युग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो खोज हुई थी मनुष्य के द्वारा धातुओं में, सबसे पहली धातु खोजी गई थी तांबे क्यों। किसको? तांबे को। अब तांबा आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन में पानी पीने से ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे गुण और दुर्गुण दूर हो जाते हैं। गुण मिल जाते हैं, दुर्गुण दूर हो जाते हैं। किसके? शरीर के, है ना। तो तांबे के बर्तनों में पानी पिया जाता है। तांबे के बर्तन, पहले के लोग बहुत ज्यादा तांबे के बर्तन यूज करते थे। लेकिन तांबा आप देखते हो कि थोड़ा कठोर होता है धातु के रूप में। कठोर धातु होना बड़ी समस्या का विषय। क्यों? क्योंकि उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। दूसरा, भारी भी होती है, कठोर के साथ साथ भारी भी होती है। तो यार ये हो तो गई थी धातु की खोज, लेकिन ये कठोर थी और भारी भी थी। इसके कारण समस्या हो जाती थी। किसको समस्या हो जाती थी? मानव को उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा था। अब क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में एक और धातु की खोज हुई जो बहुत नरम थी, ढीली धातु थी, जिसका नाम है टिन। टिन देखा ना, टिन की कैन आप कई बार यूज भी करते होगे, है ना, कोक पीने में, या इसके अलावा बहुत सारी। तो वो टिन के डब्बे भी होते हैं, है ना, फॉइल भी होती है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल, टिन की फॉइल। तो वो उनको हम हाथ से ही क्रश कर सकते हैं, बहुत ढीली धातु हो जाती। अब एक बहुत कठोर धातु थी, एक बहुत ढीली धातु थी। इन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि दिमाग तब तक विकसित हो चुका था। इनने दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मिलाया तो एक कुछ तूफानी होगा, नया होगा ना कुछ। तो नया हुआ जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, कांसा बना। और कांसा ऐसा था ना, वो ज्यादा कठोर था ना ढीला था, वो मिडिल था दोनों का, क्योंकि दोनों के गुण उसमें आ गए थे कुछ ना कुछ। तो इससे जो नया अयस्क बना, जिसको हमने कांसा बोला। और कांसा ऐसी चीज थी, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर की थी। किसके? मानव की। क्योंकि मानव के साथ वो घुल मिल गई, बिल्कुल बीच की थी, जैसी हमें चाहिए थी। तो मानव स्वभाव सबसे ज्यादा यूज किसका किया गया धातुओं में उस समय? कांसे का। तो तांबा, तांबे के बाद कांसा, और कांसे के बाद जो मानव में चेंजेस आए हैं, मानव अब सुपर मानव जब बन गया, शक्तिमान जिसको बोलता है। तो शक्तिमान वो वाला नहीं, ये वाला शक्तिमान जो मानव है, जिसको हम बोलते हैं सुपर ह्यूमन। तो सुपर ह्यूमन बना लोहे की खोज के। तो तीसरी और प्रमुख धातु जिसने तो पूरी क्रांति ला दी मानव इतिहास में, वो थी लोहे की खोज। जैसे ही लोहे की खोज मानव ने करी, अब तो वो रुका ही नहीं, कहीं नहीं रुका। जंगल के जंगल काटे उसने और तेजी से बसाहट करी। तो बसने लगे, लड़ाइयां भी होने लगी, क्योंकि युद्ध में जो तलवारें थी अभी तक, वो किसकी थी? किसकी थी? कांसे की थी, बहुत भारी नहीं, वो तांबे की थी, बहुत भारी। कांसे की थी, वो ढीली हो जाती थी, उनको काट पीट दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था। अब लेकिन लोहा, लोहे से मजबूत कोई धातु ऐसा बोलते हैं कि होती नहीं है। अब लोहे की खोज के कारण आपने पेड़ भी काटना चालू करे, आपने नए नए हथियार बनाना चालू करे, तो आपकी आदत हो गई अब साम्राज्य विस्तारित करने की। आप लड़ाई झगड़ा युद्ध करोगे, राजे महाराजे आएंगे। तो ऐसे ही तो हुआ सारा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो भैया सबसे पहले तीन भागों में हमने इसको वर्णित कर दिया, बराबर भाग बांट दिया। कौन कौन से तीन हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका ताम्र युग, जिसमें तांबे की खोज हो गई थी। तांबे के बाद टिन की खोज होने के बाद यहाँ पे कांस्य युगीन, क्योंकि कांसे की खोज हुई, मतलब कांसा बनाया गया। और फाइनली लोह युगीन। तो तीन भागों में धातु युग को बांटा गया है। लेकिन यहाँ याद रखिए, जैसे ही तांबा मिला हमको, तो इतने समझदार नहीं थे हम कि तुरंत ही तांबे का यूज कर लिया,
ऐसा तो होता नहीं है, हम पत्थर का यूज तो कर ही रहे थे और तांबे का यूज। तो एक बीच में जो स्टार्टिंग होती है वो तांबा और पत्थर दोनों के मिक्स वाली होती है, जिसको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण, दोनों के मिक्स, चालकोलिथिक बोलते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे तांबा और पत्थर पाषाण दोनों को मिक्स करके इनिशियली सीख रहे हैं, पर धीरे धीरे अब तांबे पे आ जाएंगे, तांबे से फिर कांसे पे, कांसे से लोहे पे, ऐसा हो रहा है। चलिए, पत्थर के पुराने हथियारों के साथ तांबे के नए उपकरण, पत्थर के पुराने तो चल ही रहे थे हथियार, उसके साथ तांबे के नए उपकरण हथियारों का प्रयोग होने के कारण ताम्र युग को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्र युग में इनिशियली अगर बात करें तो पाषाण का भी मिक्सचर चल रहा था, तो ताम्र पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज की बात करें, इस काल के मानव ने तांबे को साथ ही साथ हल बैल, जुए, पहिए, नाव, मोहर, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। नई चीजें हैं ये, क्योंकि तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है, नई चीज है। हल बैल, अभी तक क्या था कि ये कैसे करता था खेती, ऐसे ही उसने डाल दिए, मिट्टी खिसका खिसका के डाल दिए आपने बीज, तो हो रही थी, लेकिन उतनी अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी, उत्पादकता इतनी अच्छी थी नहीं। अब इसको समझ में आया कि हल और बैल से क्या होता है कि प्रॉपरली खेत को आप क्या कर सकते हो, जोत सकते हो, जुताई कर सकते हो। तो जब इसे इसकी पता चली तो खेती भी प्रॉपर तरीके से होने लग गई। तो हल और बैल, पहिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नव पाषाण काल में ही बोलते हैं कि पहिए का इस्तेमाल होने लग गया। पहिए का इस्तेमाल होना चालू हुआ तो इससे एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया मानव के लिए स्थान चेंज करना, क्योंकि पूरा सामान लेके जाना, सारा ढोना ढाना, ये बड़ा समस्या का विषय हुआ करता था। तो अब पहिए लग गए, आपने जानवर पाल ही लिए थे पशुपालन में, तो नए बड़े जानवर थोड़े से मजबूत, घोड़े ओड़े खच्चर टाइप के, ये रखना चालू करे और इसमें आपने पहिए लगाए, गाड़ी बनाई और बैलगाड़ी बन गई, घोड़ा गाड़ी बन गई, और फिर जो भी गाड़ी आपको बनाना है रथ टाइप के, ये बनना जैसे ही चालू हुए तो अब और इजीली मानव सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करने लगा, जाने लग गया। तो ऐसे ही तो सभ्यताओं का प्रसार बड़ी तेजी से होना लग गया। अब इन सभ्यताओं से फायदा क्या हुआ, इनसे फायदा ये हुआ कि आप एक जगह पे थे, एक सभ्यता में, वहां से आप दूसरी सभ्यता पे गए, तो इस सभ्यता की कुछ चीजें सीखी, क्योंकि मानव कहीं ना कहीं एक ग्रास्पिंग पावर होती है मानव में, वो कुछ ना कुछ सीखता है किसी दूसरे व्यक्ति से। इन्होंने यहाँ की कुछ चीजें दूसरी सभ्यता से कुछ चीजें सीख के अपने प्रयोग कर लिए, तो ऐसे ही तो किया। तभी तो भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम बोलते हैं दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता, है ना। उससे पहले भी सभ्यताएं आ चुकी थी, लेकिन सबसे विकसित सभ्यता किसकी है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंजेस करके इनने यूज करी सिंधु घाटी के लोगों ने। आज भी उनकी ईंट, 5000 साल पुरानी ईंट हमारी आज की ईंट से मजबूत निकल जाती है ना। तो ऐसे सारे बहुत सारी मॉडर्न टैक्टिक्स का यूज करा है उस समय, 5000 साल पहले, 4000 साल पहले। चलो देख लेते हैं, अभी समझते हैं। यहाँ सारी चीजों के बारे में इन्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया था, नाव के बारे में भी पता चल गया इनको, मोहर के बारे में भी पता चल गया। इसके साथ ही क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास होना चालू। व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब अब एक व्यक्ति हेड बनना चालू हो गया, क्योंकि कबीली प्रथा तो चालू हो गई थी, तो कबीलियाई प्रथा उस समय गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिक, सब लोग मिलके सारे फैसले और सब कुछ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अब जब ज्यादा लोग होने लग जाएंगे तो ज्यादा लोगों में क्या है कि चीजें उतनी स्मूथली नहीं चल पाती, तो इसलिए लोगों ने क्या कहा कि भाई अभी किसी हेड बना देते, किसी को हेड बना देते। तो यहाँ एक व्यक्तिगत स्वामित्व की बात चालू हो गई कि व्यक्ति अब हेड होने लग गया, अभी ग्रुप्स की जगह व्यक्ति हेड होने लगा। तो यहीं से तो अब दल चालू होंगे, बनना चालू होंगे, लड़ाई झगड़ा, राजे महाराजे, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ, विनिमय का प्रसार भी हुआ। विनिमय का प्रसार मतलब एक चीज से दूसरी चीज, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी ना, व्यापार चालू हो गया था, तो जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु को विनिमय कर देना, एक से दूसरी चीज, दूसरे से एक चीज ले लेना। तो ये विनिमय का भी प्रचार प्रसार हुआ। क्यों, पहिए की खोज हो गई तो अब तेजी से व्यापार भी होने लग गया, एक जगह से दूसरी जगह बेचने लग गया। तो अब एक जगह से दूसरी जगह होता ये था कि यार अब हमारे यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, लेकिन गाय, घोड़े, भैंस, बकरी, ये तो सब जगह सबको लगनी है, तो इनका ही क्या करने लग गए हम, वस्तु विनिमय करने लग गए, ठीक है। चलिए, ताम्र पाषाण काल की जो प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है वो ये रहे आपके सामने। देखो भैया, आहड़ गिलोंद, आहड़ गिलोंद जगह का नाम है, जो राजस्थान में पड़ रही है। यहाँ पे बड़ी बस्तियां मिली हैं, साथ ही साथ ईंटें भी पकी मिली हैं, तंदूर भी मिले हैं, तंदूर जिसपे अपन सीखते हैं, ठीक है।
मृत भांड मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, आभूषण, मनके, मोहर, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां मिली। ठीक है, सो ये बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए कहां से? आहड़ गिलुंद से, जो कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। कायथा बहुत इंपॉर्टेंट, कायथा संस्कृति के नाम से मध्य प्रदेश के इतिहास में हम जब कभी बात करेंगे तो कायथा सभ्यता को पढ़ते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, वैसे मध्य प्रदेश में उस समय क्या चल रही थी? कायथा सभ्यता चल रही थी। सो ये मध्य प्रदेश में चलती है। यहाँ के साक्ष्यों के रूप में तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियां, मनके और छोटे छोटे हथियार जो है वो यहाँ से अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली, अगेन नवादा टोली हम बीच में भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। पाषाणकालीन सभ्यता के भी वहां साक्ष्य मिले हैं। तो नवादा टोली भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विकसित सुनियोजित बस्तियों के साक्ष्य, बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। लाल काले रंग के मृतभांड मिले हैं। भाई अभी मिट्टी के बर्तनों को रंगना चालू कर दिया तो काला और लाल रंग से इनने गेरुआ कलर जो रहता है ना, तो वो रंगना मिट्टी के बर्तन काले और लाल रंग के यहाँ से मिले। तावे के उपकरण भी मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य, मसूर, चना, मटर, खिजारी और चावल। ये सभी कृषि के जो है जो फसलें हैं उनके साथ साथ खेती के भी बहुत सारे प्रमाण हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कहाँ पे? नवादा टोली में। किसके हैं ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल हैं जहां से ये साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट, नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से गाय, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा इन सभी को पालने के साथ ही साथ चावल, जौ, मसूर, मटर, बेर, बाजरा, चना, गेहूं, पटसन इन सभी के खेती के प्रमाण भी हमें मिले। साथ ही साथ यहाँ पे कच्ची ईंटें मिली हैं भैया। पक्की ईंटें कहाँ मिली थी? ये देखो आप आहड़ गिलुंद में, लेकिन कच्ची ईंटें मिली हैं। फूस के साक्ष्य मिले हैं, घास फूस वाली फूस। मात्र देवी की हमें यहाँ पे जानकारी मिली है। साथ ही साथ आभूषण जो है, आभूषणों की भी हमें यहाँ पे प्राप्ति अवशेषों के रूप में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पांडुराजार दिब्बी। पांडुराजार दिब्बी ये पश्चिम बंगाल की साइट है जहां से हमें गले का हार मिला है, चूड़ियां भी मिली हैं और दफनाए गए सब भी मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जौरवे सभ्यता। भैया जौरवे सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश की, अगेन महाराष्ट्र की, माफी चाहूंगा। दायमाबाद, दायमाबाद भी महाराष्ट्र में पड़ता है। चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, तो ये सभी के सभी महाराष्ट्र में मिली साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे इन्हीं जगहों पे जगह मिली है हमें। कहाँ मिला भी? ये चौक निर्मित टोंटीदार मृतभांड। ठीक है, चौक पे जो निर्मित है, चौक समझ रहे हैं ना, जो कुम्हार का चौक होता है जिसपे वो बर्तन बनाते हैं, चौक पे ही निर्मित टोंटीदार, टोंटी मतलब जिसमें टोंटी लगी थी, वैसा मिट्टी का बर्तन मिला है। ताम्र उपकरण मिले हैं, सूक्ष्म पाषाणोपकरण भी मिले हैं, छोटे छोटे कृषि एवं पशुपालन, साथ ही साथ कांसे के साक्ष्य भी हमें मिल जाते हैं। चिरौंद की बात करें, ये फिर से जो पाषाणकालीन संस्कृति का स्थल है, यहाँ भी ताम्र पाषाणकाल बिहार की है, कृषि एवं पशुपालन के समय के साक्ष्य मिल जाते हैं। साथ ही साथ मस्की, ब्रह्मगिरी, इनकी भी हमने चर्चा पाषाण काल में करी थी। नवपाषाण काल में कर्नाटका की ये साइट्स हैं जहाँ पे लाल काले मृतभांड और आभूषणों की हमें प्राप्ति हुई है। मालवा, कायथा, एरण, ये मध्य प्रदेश के स्थल है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है जहां से हमको तांबे के उपकरण, ईंटें और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, एरण, सती प्रथा के सबसे पुराने साक्ष्य एरण से मिलते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। गुंगेरिया, क्या नाम है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश में है, जहां से 424 ताम्र उपकरण और 102 चांदी की पत्तलें, चांदी की पत्तलें, पतले पतले पत्थर टाइप के वो छोटे छोटे से मिले हुए हैं। कहा 102 क्या? चांदी के पत्थर और 424 तांबे के उपकरण मिले हैं हमें यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी साइट्स थी किसकी? ताम्र पाषाणकालीन साइट्स थी भैया। नेक्स्ट बात करेंगे, तांबे का सबसे पहले उपयोग पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार 5000 ईसा पूर्व किया गया, मतलब आज से 7,500 साल पहले तांबे का पहला प्रयोग किया गया है। ताम्र पाषाणकालीन उपकरण विस्तृत पैमाने पर कहाँ हुआ है? पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ? पश्चिमी
महाराष्ट्र में हुए हैं। उस संस्कृति को क्या कहा गया है? जॉर्वे संस्कृति। अब भी पढ़ा है ना इससे पहले, जॉर्वे संस्कृति। तो बहुत ज्यादा उत्खनन जॉर्वे संस्कृति में, यहाँ सबसे ज्यादा हमें ताम्र पाषाणकालीन उपकरण और साक्ष्य मिले हैं उत्खनन में। संस्कृति स्थल के नाम से इसको पहचाना गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के स्थलों में अहमदनगर, जगह का नाम है अहमदनगर, वहां पे पड़ता है जॉर्वे। साथ ही साथ पास में ही है निवासा, दायमाबाद, पुणे के आसपास पड़ता है सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली। ये सभी के सभी क्या है? ताम्र पाषाणकालीन के प्रमुख स्थल है महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जॉर्वे संस्कृति जो है, सबसे बड़ा स्थल क्या है? दायमाबाद है इसका। दायमाबाद में हम देखेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य में मिले हुए। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं। यहाँ किसकी बात चल रही थी? हमारी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की बात हम कर रहे थे। 1200 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब जबरदस्ती की वृष्टि, बाढ़ की बात चल रही है, अनावृष्टि के कारण लुप्त हो गई भैया, लुप्त हो गई। इनमें केवल जॉर्वे संस्कृति जो थी 700 ईसा पूर्व तक अवशिष्ट रही। अवशिष्ट मतलब वहां पर बसी रही। साथ ही साथ कायथा नामक स्थल, कायथा नामक जो स्थल है महाराष्ट्र का, वहां पर उत्खनन के दौरान जो हमें लाल काले रंग के मृतभांड मिले हैं, वहां पर प्राक हड़प्पन, प्राक हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले शुरुआती। प्राक हड़प्पन, हड़प्पन मतलब हड़प्पा, और हड़प्पोत्तर, हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा के बाद का समय, हड़प्पा संस्कृति। तो इन तीनों संस्कृतियों के प्रभाव आपको कहां पे? कायथा में मिलेंगे। किस पे? उनके जो मृत भांड है वहां पर। ठीक है, लाल काले कलर के। यह विकसित संस्कृति थी कौन सी? जो ग्राम्य संस्कृति के साथ साथ निरंतर नगरीय संस्कृति की दिशा में अग्रसर थी। कौन सी भैया? ये ताम्र पाषाणकालीन जो सभ्यता थी, जिसमें ये प्रमुख कायथा की हम बात कर रहे हैं। सो कायथा या जॉर्वे संस्कृति जिसको हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र की, उस जॉर्वे में कायथा, दायमाबाद, ये पास पास की जगह है जहां पे हमें कुछ मृतभांड मिले हैं, जिसमें हड़प्पा, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन, ये सभी की बात चल रही है। इन संस्कृतियों के सारे जो प्रभाव है संस्कृति के, वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यह विकसित थी, गांव में थी ये सभ्यता, गांव से ये नगरों की ओर अग्रसर हो रही थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तभी तो हड़प्पा संस्कृति को नगरीय सभ्यता कहा गया, ग्रामीण सभ्यता नहीं कहा गया, नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, ये फलती जा रही, फूलती जा रही, बड़ी होती जा रही है, गाँव से कहाँ जा रही है? नगरों में जा रही है। सो नगरों की ओर अग्रसर ये आपको मिलेगी। इसी के साथ ये आपकी जगह है जहां पे ये ब्लैक 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 स्पॉट दिख रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा देखो महाराष्ट्र, ये पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा क्या है आपके? ये मध्य पाषाणकालीन स्थल खोजे। माफी चाहूंगा, मध्य पाषाणकालीन का एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल खोजे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं आए समझ में तो कमेंट कर देना भैया, बिना टेंशन के। ठीक है, चलो। और मुझे लगता है ये यहाँ पे धन्यवाद हो जाता। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे धातु के साथ ही, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? क्या आएगी बताओ जल्दी? ताम्रयुगीन कि कांस्ययुगीन? भाई ताम्र पाषाण हो गया, तो नेक्स्ट में हम मिलेंगे कांस्ययुगीन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।